हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी की जो पशु परीक्षण भर्ती की जो तैयारी है वो एकदम शानदार और जबरदस्त चल रही है। आज हम आपके बीच में एक बार फिर से पशु परीक्षण भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है इस चैनल पे आपकी पार्ट बी, राजस्थान जीके, साइंस, मैथ, इन सभी सब्जेक्ट की जो रेगुलर क्लास है वो डेली चल रही है। देखो विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है इसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखने वाले। अगर आपने पशु परीक्षण में अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है या फिर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप घबराइए मत, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तो ये क्लास आपके लिए रामायण घोषित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो लेवल से क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो क्लास को बिना स्किप किए एकदम अच्छे तरीके से 30 मिनट कंप्लीट देख लेना। अगर आप 30 मिनट कंप्लीट देख लेते हो ना तो आप फिर खुद अंत में कमेंट करके बताओगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया, क्योंकि क्लास में हम एकदम अच्छी तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो एक बार सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। देखो विद्यार्थियों, आप सभी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर जी हमें नोट्स प्रोवाइड कराओ, नोट्स प्रोवाइड कराओ। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, 2 मिनट का समय है तो एक बार आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब काफी जगह आपसे 300 रुपए ले जा रहे हैं, काफी जगह आपसे 200 रुपए ले जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। आप ऐसा मत सोचना कि सर जी का फायदा हो रहा है, मेरा बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है। मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूं कि ताकि आपको क्या हो सके, फायदा हो सके, आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स ये मिल सके। आपसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो आपके पैसे बच जाए। करना क्या है, आपको नोट्स कहां पे मिलेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो और हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहां पर है, लिंक गुरुजी आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है और कमेंट बॉक्स है ना उसमें भी पिन की गई है। तो या तो आप कमेंट बॉक्स के में जो लिंक पिन की गई उसके थ्रू ज्वाइन कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई उसके थ्रू ज्वाइन कर लो। देखो आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स मिलेंगे। आप ऐसा मत सोचना कि आपको पैसे देने, एक भी रुपया आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में नोट्स मिलेंगे। जैसे राजस्थान जीके के मिलेंगे, गणित के मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, पशुपालन यानी पार्ट बी के मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में। कहां पर मिलेंगे, टेलीग्राम के अंदर। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और लिंक कहां पर है टेलीग्राम चैनल की, देखो कमेंट बॉक्स दिख रहा है आपका, उसमें पिन की गई है और डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर दी गई है। तो दोनों के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बात आप यहां पे ये ध्यान रखना, अब आप सभी को पता है विद्यार्थियों, अभी हमारे पास 6 महीने हैं। अब 6 महीने में हम यूट्यूब पर तो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वो तो चल रही है, लेकिन हम नोट्स पढ़ेंगे तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। अब अकेले क्वेश्चन से आपको पता है सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इसलिए आपको नोट्स के थ्रू एकदम शानदार तैयारी करनी है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, जितने भी विद्यार्थी है एक बार चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को। 1 रुपया आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको भी जीरो लेवल से तैयारी करनी है पशु परीक्षण की तो टेलीग्राम चैनल को एक बार मेरे कहने पर जरूर ज्वाइन करना। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्राजील गाय गाय की किस नस्ल को कहा जाता है। ये देख लो गुरुजी, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला था ना क्लास हम बिल्कुल जीरो लेवल से अटेंड करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्राजील गाय किस गाय की नस्ल को कहा जाता है, जैसे गिर को, साहिवाल को, थारपारकर को, राठी को। अब आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेगा कि ब्राजील किस गाय को कहा जाता है या फिर गाय की किस नस्ल को कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिर गाय की जो नस्ल होती है उनको क्या कहा जाता है गुरुजी, ब्राजील कहा जाता है। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। और गिर गाय है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है आपकी, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। गिर गाय की गुरुजी उत्पत्ति आपकी गुजरात राजस्थान के अंदर हो जाएगी, ठीक है। और गिर गाय के जो कान है वो आपके क्या होते हैं, नीचे की ओर लटके हुए होते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे कि भारतीय गो पशुओं की जो नस्लें वो कैसी होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी आपका, ये थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले आप मुझे ये बताओ कि भारतीय गो पशु है, ठीक है, उसकी जो आपका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, भारतीय गो पशु का उसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो आप क्या बताओगे, अरे गुरुजी बोस इंडिकस है। अभी क्या पूछा कि भारतीय गो पशु है उनकी नस्लें कैसी होती है, कुब्बड़ वाली होती है, कुब्बड़ रहित होती है, सींग रहित होती है, बिना पूंछ वाली होती है। तो भारतीय गो पशु की जो नस्लें होती है ना वो आपकी कैसी होती है गुरुजी, अरे कुब्बड़ वाली होती है। आप हमेशा देख लेना उन पे क्या होती है, कुब्बड़ होती है। और जो विदेशी नस्ल की गायें होती है ना, विदेशी नस्ल की, उनमें कुब्बड़ नहीं होती है, तो वो कुब्बड़ रहित हो जाएगी। अब देखो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। अब अगर आपको ऐसा पूछ ले कि विदेशी गौ पशुओं की नस्लें कैसी होती है तो आप क्या बताओगे, कुब्बड़ रहित होती है। और भारत की होती है उनमें क्या होती है, कुब्बड़ वाली होती है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार पुनः मैं आपको बताता हूं विद्यार्थियों, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके थ्रू ज्वाइन कर लो, या फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन दिख रही है इसके नीचे भी आपकी लिंक दी गई है, उसके थ्रू ज्वाइन कर लो। बस आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको ना पशु परीक्षण की बिल्कुल देखो यूट्यूब पे तो ना आपकी एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो क्लास है वो तो आपकी यूट्यूब पर चल रही है। अब उसके बाद आपको नोट्स वगैरह है और जो थ्योरी टाइप जो क्लासें हैं वो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगी। और आपको ना 1 भी रुपया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में। आप ऐसा मत सोचना कि सर जी का फायदा हो रहा है, मेरा बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा हूं, 1 भी रुपया आपसे नहीं ले रहा हूं। बस आपको ज्वाइन हो जाना है। लगभग 1700 विद्यार्थी ज्वाइन हो चुके हैं। आज में हमें क्या करना है, 5000 विद्यार्थी करने हैं। तो जितने विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे कि असुमेलित का चयन करो। असुमेलित का हमें चयन करना है। जैसे एक तरफ हमें
जैसे पशु दे रखे हैं, उसके आगे हमें उनकी नस्लें दे रखी है। जैसे गाय 53 बता रखा है, बकरी 44 बता रखा है, सूअर 13 बता रखा है, ऊंट 9 बता रखा है। अब देखो भाई, असुमेलित का चयन करना है। आप सभी को पता है गायों की कितनी नस्लें पंजीकृत आपकी भारत के अंदर गाय की कितनी नस्लें पंजीकृत है गुरुजी? 53 है। ऑप्शन में ए, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? सुमेलित हो जाएगा। सूअर की कितनी है? 13 है, सी भी आपका सुमेलित हो जाएगा। ऊंट की कितनी है? 9 है, ये भी सुमेलित हो जाएगा। किंतु परंतु बट ऑप्शन में बी है, ये गुरुजी आपका असुमेलित हो जाएगा, क्योंकि बकरी की आपकी गुरुजी 44 नस्लें नहीं है। बकरी की आपकी 44 नस्लें नहीं है, यानी ये आपका 44 है, ये असुमेलित हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जी बकरी की कितनी है? अरे बकरी की कितनी नस्लें आपकी पंजीकृत है? बकरी की आपकी 37 नस्लें पंजीकृत है। अगर आपको पूछ लिया जाए भारत के अंदर बकरी की कितनी नस्लें पंजीकृत है, 37 नस्लें पंजीकृत है। तो 44 किसकी है? अरे 44 किसकी है? 44 तो गुरुजी भेड़ की है। भेड़ की अगर आपको नस्ल पूछ ली जाए कितनी है, भेड़ की 44 है, बकरी की कितनी है? 37 है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना आपकी किस वर्ष की गई? 1970, 1977, 1975, 1974। चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना आपकी कब हुई? तो ये गुरुजी आपकी 1977 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और राजस्थान के अंदर पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान के अंदर पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? 1957 के अंदर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप स्टार लगा लेना कि राजस्थान में जो पशुपालन विभाग है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तो आप क्या बताओगे? 1957 के अंदर हुई। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम बताओ भाई। अब देखो क्वेश्चन को घुमाया है। पहले तो आपको क्या पूछा जा सकता है, पहले आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया कि भैंस की किस नस्ल में अधिक वसा पाई जाती है। अभी क्या पूछा है कि अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम बताओ। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन लैंग्वेज को आप अच्छी आसान भाषा में समझो, ठीक है? क्वेश्चन को आप आसान भाषा में समझो। अधिक जो आपकी वसा है उस वो किस भैंस की नस्ल में पाई जाती है ये बताना है, या फिर अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम बताना है। मुर्रा है या फिर भदावरी है या फिर तराई है या फिर नागपुरी है। मुर्रा तो गुरुजी क्या है? भैंस की सबसे सुंदर नस्ल है। अगर आपको पूछा जाए कि भैंस की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? भैंस की सबसे सुंदर नस्ल गुरुजी मुर्रा हो जाएगी। लेकिन सबसे अधिक वसा किस में होती है? भैंस की जो भदावरी नस्ल होती है ना, भदावरी, ध्यान रखना, भैंस की भदावरी नस्ल होती है ना, एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। भैंस की भदावरी नस्ल क्या होती है गुरुजी? सबसे अधिक वसा होती है इसके दूध में, ठीक है? अगर हम डेली क्या कर रहे हैं, एक एक बात डेली हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। हर क्लास में हम देख रहे हैं, हर डेली हम देख रहे हैं कि जैसे आपका ये क्वेश्चन है ना कि भैंस की प्रजाति में किस प्रजाति में सबसे अधिक वसा पाई जाती है, गाय की किस प्रजाति में सबसे अधिक वसा पाई जाती है, भेड़ में किस में पाई जाती है। यानी डेली हम एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे हमारा रिवीजन भी हो रहा है और हमें याद भी हो रहा है, इसलिए मैं डेली क्वेश्चन डाल रहा हूं। तो भैंस में किस में पाई जाती है सबसे ज्यादा? भदावरी के अंदर पाई जाती है। अगर आपको पूछा जाए भैंस की सबसे सुंदर नस्ल, तो आप क्या बताओगे? मुर्रा। और अभी आपको पूछा जाए कि भैंस की किस नस्ल का सबसे अधिक दूध काल होता है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल का नाम बताना है, तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल का नाम क्या हो जाएगा? मेहसाणा हो जाएगा, ठीक है? मेहसाणा नस्ल की जो भैंसें होती हैं वो सबसे अधिक दूध देती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक वसा किस पशु में देखने को मिलती है, तो आप क्या बताओगे? भेड़ के अंदर। सबसे अधिक वसा किस में देखने को मिलती है? भेड़ के अंदर। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करें कि जमुनापुरी बकरी के कान कैसे होते हैं, ये बताओ भाई। जमुनापुरी बकरी आपको पता है क्या है? बकरी की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बकरी की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? जमुनापुरी जो बकरी की नस्ल है वो सबसे ज्यादा दूध देती है। अभी क्या पूछा है कि जमुनापुरी बकरी की जो नस्ल है उसके कान कैसे होते हैं? छोटे एवं खड़े होते हैं, छोटे एवं झुके हुए होते हैं, लंबे एवं खड़े होते हैं, लंबे और लटकते हुए होते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी लंबे और लटकते हुए होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और गिर नस्ल की जो गाय होती है ना, गिर नस्ल की गाय, जिनको क्या बोलते हैं? ब्राजील बोलते हैं। उनके भी जो कान है ना वो कैसे होते हैं? उनके भी कान गुरुजी आपके नीचे लटकते हुए होते हैं, पतिनुमा या फिर नीचे लटकते हुए होते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है ये बताना आपको। जैसे कीड़ कहा जाता है, मेमन कहा जाता है, कौफ कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? अरे भेड़ के बच्चे को मेमन कहा जाता है। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेमन कहा जाता है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि भेड़ के रखने के स्थान को क्या कहा जाता है? भेड़ को जिस जगह हम रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? पेन कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और भेड़ का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है? केपरा इरकस। सॉरी, भेड़ का ओविस एवरेज हो जाएगा आपका, ठीक है? केपरा इरकस किसका है? केपरा इरकस तो गुरुजी आपका बकरी का है, ठीक है? और भेड़ को अगर आपका पूछ लिया जाए कि भेड़ का गर्भकाल ये कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? भेड़ का गर्भकाल आपका होता है गुरुजी 145 दिन का। और भेड़ की औसत
आयु औसत जीवन काल है ये कितना हो जाएगा, ये आपका गुरुजी 12 वर्ष हो जाएगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है तो आप क्या बताओगे, 12 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊंट की नाचना नस्ल है, ऊंट की नाचना नस्ल कहाँ की है, जैसलमेर की है, बीकानेर की है, बाड़मेर की है, जालौर की है। तो ऊंट की नाचना नस्ल आपकी कहाँ की है भाई, तो ये गुरुजी आपकी जैसलमेर की है भाई। ऊंट की नाचना नस्ल कहाँ की है, जैसलमेर की है। और राजस्थान भारत के अंदर आपकी ऊंट की कितनी नस्लें पंजीकृत है, ऊंट की 9 नस्लें पंजीकृत है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि रायसिंह की परिस्थिति का संबंध किससे है भाई। ये देखो आपका जीके का क्वेश्चन है, ये स्टार्ट हो गए हैं। यहां से क्या हो गए गुरुजी, जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मैंने बोला था ना पार्ट बी राजस्थान जी के सब के क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या करे कि रायसिंह की परिस्थिति का संबंध किससे है, जयपुर की सास कौन सी है, बीकानेर की सास कौन सी है, उदयपुर की सास कौन सी है, या फिर कोटा की सास कौन सी है। तो रायसिंह की परिस्थिति का संबंध किससे हो जाएगा, बीकानेर की सास कौन सी हो जाएगा गुरुजी। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। बिग को आप लॉक कर दो। चलो बिग को लॉक कर दिया है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, यह मेला कब आयोजित होता है। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गए। बनेश्वर मेले से रिलेटेड आपको कर्मचारी चयन बोर्ड आपको पशु परिचर के एग्जाम में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से हर बार कोई भी एग्जाम देख लो, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, सीटी और 3rd ग्रेड, कोई भी एग्जाम देख लो आप, सब एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो बनेश्वर मेला आपको सबसे पहले पता है कहां पर लगता है भाई, अरे डूंगरपुर के अंदर लगता है। कौन से जिले में लगता है, डूंगरपुर के अंदर। और इसको किस नाम से जाना जाता है, आदिवासियों की कुंभ के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बनेश्वर मेले को किस नाम से जाना जाता है तो आप क्या बताओगे, आदिवासियों की कुंभ के नाम से जाना जाता है। अभी क्या पूछा है, अब दो तो, एक तो इंपॉर्टेंट क्या है कि बनेश्वर मेले का आयोजन कहां पर होता है तो आप क्या बताओगे, डूंगरपुर। एक आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है तो आप क्या बताओगे, बनेश्वर मेले को। यानी दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि यह मेला ये कब आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, जेठ दशमी को, कार्तिक पूर्णिमा को। तो बनेश्वर मेले का आयोजन कब होता है, अरे माघ पूर्णिमा को होता है। ठीक है, कब होता है, माघ पूर्णिमा को होता है। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन में गुरुजी आपका ए राइट हो जाएगा। चलो एक को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ये क्या है गुरुजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पे आप स्टार लगा लो। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के जो वन है वो कहां पर पाए जाते हैं, दौसा, बांसवाड़ा, पाली, कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा, बांसवाड़ा। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध आपके जो सागवान के वन है वो कहां पर पाए जाते हैं, ये आपके बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। बी को आप लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर है भाई। ये बताओ राजस्थान के अंदर सास बहू का जो मंदिर है वो कहां पर है, जैसे चौहटन में है, गोगुंदा में है, नागदा में है, या फिर भीनमाल के अंदर है। तो ये आपका कहां पर है भाई, ये गुरुजी आपका नागदा केंद्र है। ठीक है, सास बहू का मंदिर है, ये कहां पर है, राजस्थान में नागदा केंद्र है। और नागदा कहां पर है गुरुजी, आपका उदयपुर केंद्र। अगर आपको पूछ लिया जाए कि नागदा कहां पर है राजस्थान में तो आप क्या बताओगे, उदयपुर केंद्र है। और आपका जो प्रसिद्ध राजस्थान का मामा भांजा का मंदिर है वो कहां पर है, अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान का प्रसिद्ध मामा भांजा का मंदिर कहां पर है तो आप क्या बताओगे, डूंगरपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ये बताओ भाई, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5। आप सभी को पता है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये कितने जिले बनाते हैं, अरे 5 जिले बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, 5 जिले बनाते हैं, आप सभी को पता है। जैसे एक तो हो गया अनूपगढ़, एक आपका हो गया गंगानगर, एक बीकानेर हो गया, एक बाड़मेर हो गया, एक जैसलमेर हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अरे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ये जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं ये दोनों बनाते हैं, कौन से बनाते हैं, कितने बनाते हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा कितने जिले बनाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका गंगानगर है गुरुजी, एक तो आपका क्या है, गंगानगर है। ठीक है, एक आपका क्या है, एक आपका गुरुजी यहाँ पे है आपका बाड़मेर है। ठीक है, एक क्या है, बाड़मेर है। इन दोनों को आप याद कर लेना, ये आपके राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया आपका बी पार्ट से, ये थोड़ा सा गुरुजी बी पार्ट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप स्टार लगा लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइड्रोगोमीटर, बैरोमीटर। दूध की जो शुद्धता है वो किसके द्वारा मापी जाती है, ये बात आपको बतानी है। जैसे
आपको चार ऑप्शन देख रहे हैं। शुद्धता यानी दूध में पानी है या फिर नहीं है। पानी, दूध में हम जो पानी चेक करते हैं ना, जैसे आप सभी को पता है, जो दूध लेकर जाते हैं ना, वो पानी कैसे चेक करते हैं कि दूध में पानी डाला गया है या फिर नहीं डाला गया है, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं कि शुद्धता, दूध की शुद्धता। तो वो किसके द्वारा मापी जाती है? वो आपकी लेक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। यानी दूध के अंदर पानी है या फिर नहीं है, दूध शुद्ध है या फिर नहीं है, तो इसकी जांच हम किसके द्वारा करेंगे या फिर किस मीटर के द्वारा करेंगे? तो ये आपका लेक्टोमीटर के द्वारा की जाएगी, यानी लेक्टोमीटर के द्वारा हम इसकी जांच करेंगे। ऑप्शन में आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि गंगानगर जिले का पुनर्गठन करके किस नए जिले का निर्माण किया गया है? गंगानगर जिले का पुनर्गठन करके किस नए जिले का निर्माण किया गया है? फलोदी, सांचौर, लालगढ़, अनूपगढ़। तो गंगानगर का निर्माण करके नया जिला आपका कौन सा बना है? अनूपगढ़ बना है। कौन सा बना है अभी? अनूपगढ़ बना है। और अनूपगढ़ आपको पता है अभी क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। अनूपगढ़ आप सभी को पता है अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। पहले आपके राजस्थान के चार जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, लेकिन अभी 5 बनाने लग गए हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और सांचौर जिले का निर्माण ये किससे कर बनाया गया है? सांचौर जिले का निर्माण आपका जालौर से पुनर्गठन करके बनाया गया है, जालौर से अलग करके बनाया गया है। और आपका फलोदी जिला, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? इसका निर्माण आपका जोधपुर के द्वारा करवाया गया है। चलो, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। अभी बताओ भाई, प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? ये बताना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपका, ये थोड़ा सा क्या गुरुजी इंपॉर्टेंट है। तिलवाड़ा, नगरी, रेड, नलियासर। तिलवाड़ा कहां पर? अभी तिलवाड़ा गुरुजी बाड़मेर के अंदर है। और वर्तमान में कहां पर हो जाएगा? वर्तमान में मलिनाथ जी का पशु मेला है। मलिनाथ जी पशु मेला ये कहां पर लगता है? तिलवाड़ा के अंदर लगता है। तिलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर। वर्तमान कहां पर हो जाएगा? बालोतरा के अंदर हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न में क्या पूछा है कि प्राचीन भारत का जो टाटानगर है वो किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है रेड को। और रेड आपका कहां पर है गुरुजी? टोंक के अंदर है। रेड कहां पर है? टोंक के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना वर्तमान में किस जिले में है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए। ये क्या गुरुजी? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लो। आप सभी को पता है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध आपका स्थान कौन सा है? आप सभी को पता है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध आपका स्थान कौन सा है भाई? अरे संगमरमर के लिए प्रसिद्ध गुरुजी आपका मकराना है। कौन सा है? मकराना। मकराना पहले आपका किस में आता था? पहले आपका गुरुजी नागौर जिले के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान में ये किस जिले में आता है? ये आपका डीडवाना कुचामन में आता है। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। चलो, डी को लॉक कर देते हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपके लिए, बी पार्ट से इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, ये जो आपके दोनों नाम दे रखे हैं, इसका जो आपका विश्वविद्यालय ये कहां पर है? जावनेर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, झालावाड़ के अंदर है, बीकानेर के अंदर है। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, बीकानेर के अंदर। ध्यान रखना भाई, आपका राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय ये आपका कहां पर है? ये आपका गुरुजी बीकानेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है भाई? कहां पर लगता है? पंतनगर में, सोनपुर में, सियाकोबाद में, या फिर परवत्सर राजस्थान में। तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला आपका कहां पर लगता है? तो ये आपका सोनपुर बिहार में लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और मेले का नाम क्या है आपका? मेले का नाम है गुरुजी सोनपुर पशु मेला। मेले का नाम क्या है? सोनपुर पशु मेला है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या है कि कहाँ का ऊंट सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है? अब बताओ किस जगह का ऊंट आपका सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है? जैसे मेवाड़ी का ऊंट, एक सेकेंड, हाँ, 4 ऑप्शन देखें। एक तो आपका कह रहा है जैसे मेवाड़ी का ऊंट, एक आपका कह रहा है अजमेरी का ऊंट, एक कह रहा है जालोर का ऊंट, एक है नाचना का। तो आपका सवारी की दृष्टि से अच्छा कौन सा माना जाता है? अरे गुरुजी नाचना का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि थारपारकर नस्ल इनमें से किसकी है भाई? थारपारकर नस्ल आपको बतानी है किसकी है। घोड़े की है, बकरी की है, गाय की है, भैंस की है। थारपारकर आपकी किसकी नस्ल है भाई? गाय की नस्ल है, ठीक है। और थारपारकर जो नस्ल है उसकी उत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई है? पाकिस्तान से हुई है। और राजस्थान में कहाँ पर देखने को मिलती है? राजस्थान में बाड़मेर क्षेत्र की तरफ देखने को मिलती है। किस क्षेत्र में? क्योंकि बाड़मेर क्षेत्र की ओर ये देखने को मिलती है। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भैंस प्रजनन केंद्र आपका कहां पर स्थित है? ये बताओ भी, भैंस प्रजनन केंद्र आपका कहां पर है? जयपुर में है, धौलपुर में है, टोंक में है, वल्लभनगर, उदयपुर में है। भैंस प्रजनन केंद्र गुरुजी आपका कहां पर है भाई? अरे ये गुरुजी आपका वल्लभनगर उदयपुर में है। कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। और भैंस अनुसंधान आपकी संस्था है वो कहां पर है? वो आपका गुरुजी हिसार हरियाणा में है। अनुसंधान संस्था पूछे भैंस तो आप क्या बताओगे? हिसार हरियाणा बताओगे। और भैंस प्रजनन केंद्र पूछे तो आप क्या बताओगे? वल्लभनगर उदयपुर बताओगे। चलो, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक या फिर प्रथम बकरियों की संख्या आपके
राजस्थान के कौन से जिले में है, या फिर सर्वाधिक बकरियों वाला जिला बताना है आपको। क्वेश्चन को आसान भाषा में समझो आप। सर्वाधिक बकरियों वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, धौलपुर है। तो सर्वाधिक बकरियों वाला जिला कौन सा हो जाएगा गुरुजी? बाड़मेर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे, दो भागों में बंटा हुआ खुर किसका होता है? दो भागों में बंटा हुआ खुर है, ये आपका किसका होता है? घोड़े का होता है, हाथी का होता है, भेड़ का होता है, जेबरा का होता है। तो दो भागों में बंटा हुआ खुर किसका होता है भाई? अरे ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी? अरे इसमें आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, भेड़ का। भेड़ का जो खुर है वो आपको पता है क्या होता है? दो भागों में बंटा हुआ होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि भेड़ का आपका वैज्ञानिक नाम बताओ। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्रा इरकस, बुलेलिस, बोबेलिस, या फिर ओबिस एरिज। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ओबिस एरिज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अरे गुरुजी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और केप्रा इसका सही आपका किसका हो जाएगा? ये गुरुजी आपका बकरी का हो जाएगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी, रामदेव जी, हरिराम जी, उपयुक्त सभी। तो ऊंटों के देवता आप सभी को पता है पाबू जी को कहा जाता है। ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। और ऊंट को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था राजस्थान के अंदर? 2014 के अंदर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संपदा कितनी है? 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार आपकी राजस्थान की पशु संपदा बतानी है कितनी है। 5.77 करोड़ है, 5.68 करोड़ है, 4.91 करोड़ है, 6.78 करोड़ है। तो राजस्थान की कुल पशु संपदा आपकी कितनी है भाई? 5.68 करोड़ है। कितनी हो जाएगी गुरुजी? 5.68 करोड़ हो जाएगी। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग कितना है? तो राजस्थान के अंदर आपका भाग कितना है भाई? अरे 10.60 है। राजस्थान का भाग कितना है? जैसे देश के क्षेत्रफल का भाग आपको पता है राजस्थान का कितना है? 10.41 है। उसी हिसाब से देश के पशुधन का राजस्थान में भाग कितना है? 10.60 है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? अब बताओ भी भेड़ की नस्ल आपकी कौन सी नहीं है? चोखला, नाली, पुगल, राठी। तो देखो आप सभी को पता है चोखला, नाली, पुगल ये तीनों क्या है? ये तीनों तो गुरुजी आपकी भेड़ की नस्ल है। ये तीनों क्या है? भेड़ की नस्ल है। राठी आपकी क्या है? भेड़ की नस्ल नहीं है। राठी आपकी भेड़ की नस्ल नहीं है। राठी किसकी नस्ल है? राठी गाय की नस्ल है। और राठी गाय की नस्ल है। आपको पता है राठी नस्ल को क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है? राठी नस्ल की गाय को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान के पशु घनत्व कितना है? राजस्थान के अंदर 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व आपका कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति पशु प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हाँ, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो सर्वाधिक वसा किस में पाई जाती है? अरे मक्खन के अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा वसा कहां पर पाई जाती है? मक्खन के अंदर पाई जाती है। और अगर आपको पूछा जाए कि किस पशु में पाई जाती है तो आप क्या बताओगे? पशु का पूछे तो भेड़ बता देना, और निम्न में पूछे तो आप मक्खन बता देना। वैसे तो मक्खन में पाई जाती है, जैसे दूध, दही, क्रीम, मक्खन, तो इनमें आपको पता है मक्खन में पाई जाती है। और अगर पूछे कि किस पशु में पाई जाती है तो आप क्या बताओगे? भेड़ बताओगे। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से दूध क्रांति के जनक कौन है? अब बताओ भी दूध क्रांति के आपके जनक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपके लिए। दूध क्रांति के आपके जनक कौन है? अरे दूध क्रांति के जनक गुरुजी आपके वर्गीज कुरियन है। और इनकी स्मृति में आप सभी को पता है इनके जन्मदिवस के अवसर पे 26 नवंबर को दूध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आफरा किस कारण होता है? आप सभी को पता है पशुओं में आफरा होता है, अभी आफरा आता है। अब आफरा किसके कारण आता है? खाली पेट के कारण, रोमन में अधिक गैस बढ़ने के कारण, अधिक चारा खाने से, उपयुक्त सभी। अब खाली पेट के कारण कैसे हो सकता है? आफरा में तो आप सभी को पता है पेट फूल जाता है। आफरा किसको बोलते हैं? जिसमें पशु का पेट फूल जाता है। तो आफरा किसके कारण आता है? अरे अधिक चारा खाने के कारण आता है। किसके कारण आता है? अधिक चारा खाने के कारण। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल किसकी है भाई? अरे बकरी की है। टोगनबर्ग आपकी विदेशी नस्ल किसकी है? बकरी की है। किस पशु की है? बकरी पशु की है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि दही में खुशबू किसके कारण आती है? दही के अंदर खुशबू ही आपकी किसके कारण आती है? तो दही के अंदर आपको पता है खुशबू किसके कारण आती है भाई? अरे डाई एसिटाइल के कारण आती है। डाई एसिटाइल के कारण आती है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ताजे दूध का पीएच मान आपका कितना होता है? तो ताजे दूध का आपको सभी को पता है पीएच मान कितना होता है भाई? 6.7 होता है।
कितना होता है 6.7। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भैंस की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है। तो भैंस की नस्ल में मैंने आपको बता दिया भदौरी नस्ल की भैंस में आपकी सबसे अधिक वसा होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, घी में सर्वाधिक कौन से विटामिन की प्रधानता होती है। घी के अंदर ये बताओ भी, घी में सबसे आपकी ज्यादा विटामिन है ये कौन सा पाया जाता है, ये बताना है। जैसे आप सभी को पता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो घी में आप सभी को पता है विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, घी के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि घी में वसा की मात्रा कितनी होती है। घी के अंदर वसा कितनी होती है भाई, आप सभी को पता है घी यानी मक्खन, मक्खन में आप सभी को पता है सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। घी या फिर मक्खन एक ही बात है दोनों। तो इनमें क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। तो अब कितने प्रतिशत पाई जाती है वो बताना है, 90, 97, 95, 99। तो घी के अंदर आपकी गुरुजी 99% वसा पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 99% वसा पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये तो विद्यार्थियों आज के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। देखो विद्यार्थियों एक मेरी बात ध्यान से सुना, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ना, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो भाई। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ना आपकी, वो आपकी एक तो कमेंट बॉक्स में ऊपर दी गई है, एक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। बिल्कुल फ्री में अगर आपको नोट्स चाहिए जीके, गणित, साइंस, पशुपालन बी पार्ट यानी आपकी पशु परिचर के कंप्लीट सिलेबस के, यानी जितने भी आपके विषय है जीके, गणित, साइंस, पशुपालन यानी पशु परिचर के सभी विषय के सब्जेक्ट के, अगर आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है ना वो तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको पता है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बिल्कुल बेसिक से सिलेबस है ये कंप्लीट करना पड़ेगा। और सिलेबस कंप्लीट आपका कैसे होगा, नोट्स के जरिए होगा। तो नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, अगर आपके पास पशु परिचर के कोर्स नहीं है, अगर आपके पास पशु परिचर की बेस्ट बुक नहीं है, तो आप नोट्स के थ्रू पढ़ो। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन कर लेना। और एक बात ध्यान रखना, आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे। और चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर देना। जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वो सबसे पहले चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको भी जीरो लेवल से तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। थैंक यू।